ऑफ एंड केमिकल। अब हम कुछ लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, ये होता क्या है कि जब हम कॉम्पिटिशन लेवल के तो बहुत सारे स्किप कर जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगी कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हम सारे लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है लॉ ऑफ एन केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। लॉ ऑफ एन केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जैसे कोई भी एटम या कंपाउंड बोल सकते हैं, वो क्या होते हैं कि कंबाइंड होते हैं। ठीक है, एटम या कंपाउंड जो है वो कंबाइंड होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं न्यू सब्सटेंस। ठीक है, जब वो जैसे कॉम्बिनेशन से, जब एटम या एलिमेंट या कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसी को बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, लॉ ऑफ एन केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ एन केमिकल कॉम्बिनेशन में हमको इसके बहुत सारी इसमें इसके मतलब अंदर में इसके अंडर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लॉ पढ़ने हैं। तो सबसे पहली चीज़, लॉ ऑफ एन केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो जब भी कोई एटम या एलिमेंट या फिर कंपाउंड क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। ओके, तो एक दूसरे से कंबाइंड होने के बाद से जो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं उसी को बोलते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं लॉ ऑफ एन केमिकल कॉम्बिनेशन। ये एक लॉ है और इसके अंडर में बहुत सारे लॉ और पे भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले आता है लॉ ऑफ एन कंजर्वेशन ऑफ द मास। तो सबसे पहला हमें देखना है लॉ ऑफ एन कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ एन कंजर्वेशन ऑफ एन मास। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके सबसे पहले पढ़े हमने लॉ ऑफ एन केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने बताया कि जब भी दो सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड एक दूसरे से क्या होते हैं, कोई भी एलिमेंट कंपाउंड कंबाइंड होते हैं तो वो फॉर्मेशन करते हैं कोई भी नए सब्सटेंस का। और ये जो प्रोसेस, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस केमिकल कॉम्बिनेशन को, ये केमिकल जो फॉलो किया जाता है ये एक लॉ फॉलो करता है। ये प्रोसेस एक लॉ फॉलो करता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एन केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, फिर आता है लॉ ऑफ एन कंजर्वेशन ऑफ द मास। आपको ऐसे आइडिया होगा कि कंजर्वेशन का मतलब होता है क्या, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, किसी को कंजर्व करना। ठीक है ना। तो लॉ ऑफ एन कंजर्वेशन ऑफ द मास में ईजिली आप समझ सकते हैं कि इसमें बस एक यही चीज़ बताई है कि मास को कंजर्व करो। भाई साहब, मास को कंजर्व कैसे करेंगे, कोई चीज़ क्रिएट भी ना हो, कोई चीज़ डिस्ट्रॉय भी ना हो। अब हमको कोई चीज़ कंजर्व करना है तो कोई चीज़ कंजर्व करने का मतलब क्या हुआ कि हम उसमें कोई चीज़ जोड़े भी नहीं और कोई चीज़ उसमें से निकाले भी नहीं, जैसी है वैसी रहे। ठीक है ना। तो नॉर्मल इसमें आपको पता भी होगा, मास इज़ नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड किया जाता है। ये क्या है, एक कंजर्व है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना। एक इसका एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो वो ज़्यादा बेटर, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहली चीज़ आती है, जैसे 2s2 है, 2s2 है। ठीक है, वो O2 से कंबाइन हो रही है। ठीक है ना, तो वो 2s2 का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है 2s2। अगर हम ओवरऑल हाइड्रोजन का मास देखें तो 4 ग्राम होगा। ठीक है ना, ओवरऑल हाइड्रोजन का मास क्या हो जाएगा, 4 ग्राम होगा। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 16 एक ऑक्सीजन का होता है। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 32 प्लस, जब देखिए होता क्या है कि जब भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो अगर वो पूरे मोल में पूरी तरीके से, वो पूरी तरीके से मोल कह रहे हैं, पूरी तरीके से वो बैलेंस्ड इक्वेशन है। ओके, तो वो पूरे बैलेंस्ड इक्वेशन को हम पहले बैलेंसिंग देखते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे 4 है हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन O2 O है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2O, समझ में आ रहा है, 2O। तो हो गया क्या कि ये पूरे बैलेंस्ड है, तो इसका ग्राम जितना है इसका ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा कि वही जो है 32 + 4 क्या हो जाएगा, 36 ग्राम हमारा H2O फॉर्मेशन है। इसमें हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। डायरेक्ट ऐड तभी करते हैं, याद रखिएगा, डायरेक्ट ऐड तभी करते हैं जब आपको देखना, ये देखेंगे कि जो 2s2 मतलब जो रिएक्शन है वो पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। अगर पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो ग्राम में दिया है वही ऐड करके हम ओवरऑल जो रिएक्शन के बाद से फॉर्मेशन, जो भी कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है उसका भी वही मास होगा। ठीक है ना, अगर बैलेंस्ड इक्वेशन है तो। ठीक है, तो यही है कंजर्वेशन, मतलब इसमें ना ही क्रिएट हो रही है और ना ही डिस्ट्रॉयड हो रही है। ठीक है ना, कोई चीज़ ना ही क्रिएट हो रही है ना, जितना है ओवरऑल उतने का फॉर्मेशन हो जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, अब आता है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ एन डिफिनिट प्रोपोर्शन में सिंपली कहा गया है कि जो डिफरेंट सैम्पल्स होते हैं, जैसे प्योर केमिकल सब्सटेंस के जो डिफरेंट सैम्पल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज कंटेन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट बाय मास।
आपको अभी क्लियर नहीं होगा। एक एग्जांपल लेते हैं तब समझ में आएगा। जैसे H2 है, ठीक है, और O है, तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा और 16 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इसको अगर हम सिंपल रेशियो में करेंगे तो 1:8, मतलब 1:8 के फॉर्म में जब भी, ठीक है ना, ये कंबाइंड होंगे तो ये हमेशा वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो जब भी किसी भी कंपाउंड में क्या होता है कि जब भी आप किसी जो उसका फिक्स्ड रेशियो, फिक्स एक डिफिनिट रेशियो होता है कि वही उसी रेशियो में वो कंबाइंड होगा तो वो कंपाउंड, वही कंपाउंड का फॉर्मेशन। जैसे H2O का है तो 1:8 अगर CO2 होता, ठीक है, तो ये 32 हो गया, ठीक है, और ये 12 हो गया, ठीक है। तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, मतलब 3:8 के फॉर्म में अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा, CO2 का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आता है? तो हमेशा याद रखिएगा एक डिफिनिट प्रोपोर्शन होगा, मतलब एक डिफिनिट रेशियो होता है, हर एक कंपाउंड का डिफिनिट रेशियो होता है। अगर वो उस फॉर्म में ही कंबाइंड होगा तभी वो उस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। मतलब 3:8 के फॉर्म में अगर CO2 कंबाइंड होते हैं तभी CO2 वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, CO अगर कंबाइंड होते हैं तो। अगर H2O में H and O अगर 1:8 के फॉर्म में कंबाइंड हो रहे हैं तभी वो H2O का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट अब आते हैं एक नए लॉ पे जो होता है लॉ ऑफ एन मल्टीपल प्रोपोर्शन। सबसे पहला लॉ ऑफ एन कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें सबसे पहले लॉ ऑफ एन केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा कि दो कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइंड होते हैं, नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन करते हैं, ये केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ लिया। फिर आते हैं लॉ ऑफ एन कंजर्वेशन ऑफ मास, हमने नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड का वो देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया, लॉ ऑफ एन डिफिनिट प्रोपोर्शन बात कर लिया। अब तीसरा आता है लॉ ऑफ एन मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, लॉ ऑफ इन मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर आप इफ़ टू एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ टू एलिमेंट, दो एलिमेंट हो, इफ़ टू एलिमेंट ठीक है ना, अगर दो एलिमेंट कंबाइंड होते हैं इन अ डिफरेंट सबस्टांस, ठीक है ना, डिफरेंट सबस्टांस में, मतलब एक ही तरीके के कंपाउंड ना बनाएं, दो डिफरेंट तरीके के सबस्टांस बनाएं। दो एलिमेंट हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, तो वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एक कंपाउंड बनाए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का दूसरा कंपाउंड बनाए, ठीक है। हम अभी एग्जांपल देंगे, बहुत क्लियर होगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन भी आपको समझ में आएगा। तो दो ही सेम मतलब वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन इनका क्या है कि इनका जो जुड़ने का वो है तरीका है वो अलग अलग हो, मतलब एक बोल सकते हैं कि जुड़ने का तरीका नहीं बोलेंगे इनका जो प्रपोर्शन है, जो डिफरेंट प्रपोर्शन है वही बदल दिया जाए। मतलब पहले अगर 1:2 के फॉर्म में हो तो दूसरे में 2:4 के फॉर्म में हो, ऐसे, या फिर 1:1 के फॉर्म में हो तो दूसरे में 1:2 के फॉर्म में हो, ऐसे, ठीक है ना। तो अभी एग्जांपल देंगे तो क्लियर होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा है, टू एलिमेंट कंबाइन इन डिफरेंट सबस्टांस, ओके, द मास रेशियो एंड द स्मॉल मास रेशियो क्या होगा कि जो अगर उनका जो सबसे स्मॉलर मास रेशियो होगा, होल नंबर मल्टीपल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। अभी नहीं क्लियर है, अब हम एक एग्जांपल देते हैं तब क्लियर होगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन हम जैसे बोल रहे थे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक, एक NO है, एक NO2 को ले लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसमें भी नाइट्रोजन सेम है, वन है, इसमें भी वन है, इसमें वन, इसमें 1, इसमें 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की रेशियो अलग है लेकिन नाइट्रोजन सेम है। तो नाइट्रोजन जो होगा इसमें भी 14 होगा, नाइट्रोजन इसमें भी 14 होगा, लेकिन ऑक्सीजन इसमें 16 होगा, इसमें ऑक्सीजन 32 होगा। समझ में आता है? अगर एक एलिमेंट का जो मास है वो सेम रहता है तो जो दूसरा एलिमेंट है वो एक सिंपल होल नंबर के रेशियो में कंबाइंड होगा। जैसे 16/32 करेंगे तो 1:2 आएगा, तो सिंपल होल नंबर के रेशियो में क्या होंगे, कंबाइंड होंगे। 16:32 करेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है ना। जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है ना, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, ये 14/60, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ठीक है। इसी तरीके से इस दोनों का करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 16 जा 32, ठीक है। तो ये और ये एक सिंपल रेशियो में 1:2 के फॉर्म में है। बस लॉ ऑफ एन मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब यही होगा कि जब भी कोई सेम एलिमेंट, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन दो डिफरेंट सबस्टांस बनाए,
ठीक है ना। तो जो अलग अलग उनका जो डिफरेंट रेशियो में जिसका जो अलग होगा उसमें, जैसे NO2 है तो O है एक, इसमें एक O है उसमें 2 है, लेकिन नाइट्रोजन दोनों में सेम है तो इनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन जो इसमें चेंजिंग आ रही है, मतलब ऑक्सीजन 1 है एक में और दूसरे में 2 मोल है, मतलब 2 है, ठीक है ना। NO2 है ना, तो एक में 1 है एक में 2 है, तो वो क्या होंगे कि उनका जो रेशियो होगा वो बहुत सिंपल रेशियो होगा, होल नंबर का रेशियो होगा, जो 1:2 इसमें आ रहा है, ठीक है ना। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपको क्लियर नहीं होता है वो आप पूछ सकते हो। ओके।